हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। सो भाई मैं रुपिंदर कड़ीवाल वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। सो जैसे कि आपको पता है अभी एग्जाम बहुत पास है और बहुत ज्यादा एंजाइटी में चल रहे हैं, तो उस एंजाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी हमारी देने की नहीं, रिमूव करने की। ठीक है, तो उसी के लिए आज हमने स्टार्ट की अभी हमारी क्वेश्चन सीरीज, और क्वेश्चन सीरीज में हमारे हर एक चैप्टर का क्वेश्चन सीरीज पीवाईक्यू सीरीज एंड हो चुका है, राइट। तो अब क्या स्टार्ट कर रहे हैं सर? तो भाई अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सैंपल पेपर राउंड, और सैंपल पेपर राउंड में आपको मैथमेटिक्स के और साइंस के हर सैंपल पेपर के केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस और पूरा सैंपल पेपर सॉल्यूशन मिल रहा है इजी वे में। ठीक है, तो अब पूरा वीडियो देखने की आपको मतलब नीड नहीं है, आपको 1 घंटे के अंदर ही पूरा सैंपल का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, पूरा वीडियो इन द सेंस कि आपको ऐसा नहीं है पूरा सैंपल पेपर सोल्व करना पड़ेगा। आई एम हियर विद यू फॉर यू, और वो सारा सैंपल पेपर आपका हार्डली 1 आवर 30 मिनट से 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं डिले ना करते हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है भाई? पहले सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे भाई, और जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं भाई स्पेशली साइंस पेपर के लिए कि साइंस पेपर में रिप्रेजेंटेशन मैटर करती है। रिप्रेजेंटेशन मतलब आप क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसका आंसर किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं एग्जामिनर के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या मैटर करता है, क्या क्या गिवन है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, और 2 मार्क्स क्वेश्चन में कितना एक डीपली क्वेश्चन दिया हुआ देखते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, अ करंट फ्लोज इन अ वायर रनिंग बिटवीन द साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट लाइंग हॉरिजॉन्टली एज शोन इन द फिगर। बिल्कुल क्लियरली विजिबल है भाई, ये जो एरो जा रहा है ऊपर की तरफ, इट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड नॉर्थ एंड द साउथ पोल इज अ मैग्नेट पोल, राइट। सो आप कह सकते हैं इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन चल रही है। नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, आपको क्या फाइंड करना है भाई? यू नीड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स मतलब मोशन आपको फाइंड करना है। तो कौन सा लॉ लगने वाला है सबसे पहले? यस, बिल्कुल सही भाई, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो FBI। अब आपका मैग्नेटिक फील्ड तो भाई इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये क्लियरली विजिबल है, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड की लाइन चलेगी। ये करंट है किस डायरेक्शन में चल रहा है भाई? ये अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में ये जा रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये जा रहा है। आपका मोशन किस डायरेक्शन में दिख रहा है भाई? ये आपका दिख रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो क्लियरली विजिबल है भाई, ये आपका चल रहा है अभी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये आपका चल रहा है करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका ये किस तरफ शो कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका क्लियरली आंसर क्या आएगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है भाई? इस डायरेक्शन में। करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा भाई? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बहुत ही इजी कंसेप्ट से एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका, और यहां से मुझे लगता है भाई बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या तो वो डायरेक्टली आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देगा, राइट हैंड रूल देगा, या आपके पाम रूल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, तो पाम रूल को भाई देखते हैं इस सैंपल पेपर में वो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A constant current flows in a horizontal wire in a plane of paper from east to west. अब सेम क्वेश्चन है भाई यहाँ पे कि ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन तक आपका करंट फ्लो कर रहा है, यानी करंट की डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब वो क्या कहता है अभी क्वेश्चन में? What will be the direction of magnetic field? अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लग रहा है ना राइट हैंड रूल लग रहा है, यानी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल को हमें देखने के लिए हमारे पास 3 क्वांटिटीज होनी चाहिए, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। इन 3 क्वांटिटी में से 2 क्वांटिटी गिवन होगी और एक हमें फाइंड आउट करनी होती है। लाइक हमें फोर्स को फाइंड करना है, ठीक है, तो हम अप्लाई करते हैं भाई हमारा लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, बट यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड लगेगा ना राइट लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वांटिटी गिवन है, दैट इज करंट। अब करंट जो फाइंड आउट आपको दिया हुआ है, डायरेक्शन गिवन है आपकी करंट की, ये यहां से चल रही है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। अब ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन चल रही है भाई, तो यहां पे कौन सा रूल लगने वाला है आपको? जस्ट अभी बताया मैंने आपको भाई, पाम रूल। अब पाम रूल क्या बोलता है? इफ यू होल्ड आवर हैंड सच लाइक दैट, द थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन दिस कर्व फिंगर्स शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई अगर ये हमारा करंट शो करेगा, तो हमारी जो कर्ल फिंगर है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है कि ये हमारा करंट चल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है भाई? ये देखो मेरे हाथ की तरफ देखो, ये चल रही है अभी चिड़िया, ठीक है, ये कर्ल फिंगर नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ का मतलब क्या है भाई? नॉर्थ से
साउथ की तरफ। तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड विल बी साउथ टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। देखो कितने छोटे छोटे से कंसेप्ट है, बट डीप कंसेप्ट से क्वेश्चन उठाया हुआ है, छोटे क्वेश्चन। चलो भाई अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 2। और भाई यहां से क्वेश्चन अगर छूट गया तो भाई क्या ही कहना तुम्हारा है, ठीक है। ये तो आप 9th क्लास से स्टडी करते आ रहे हैं और मेरे ख्याल से यहां से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 एलिमेंट्स x y z and their atomic numbers are given below। ठीक है भाई कोई बात नहीं। Examine the given data and answer the following questions। अब क्वेश्चन हमारा क्या आता है भाई, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन y एंड व्हाट इज द वैलेंसी। भाई 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 1 मार्क्स में पूछ रहे तो सबसे पहले y की बात करते हैं। y की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं भाई, k l m, so 2 8 and 8, so it has 8 electron in the valence shell। तो y में भाई कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए भाई 8। नाउ व्हाट इज द वैलेंसी। भाई वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी का मतलब क्या होता है भाई, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या वेकेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट यहां पे ना तो भाई डेफिशिएंसी है ना ही एक्सेस में है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी रहेगी भाई 0, वैलेंसी रहेगी भाई 0। समझ आ रहे है ना भाई। देखो अरे सिंपल सी बात है भाई, अगर हम बात करते हैं सोडियम की तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस में होता है जो ये डोनेट करता है, तो ये इसकी वैलेंसी बन गई, ठीक है ना। ऐसे अगर हम बात करते हैं भाई क्लोरीन की, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 287। अब इसको ऑक्टेट बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 1 की, तो इसकी वैलेंसी होगी भाई -1, राइट। बट ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे नंबर 18 वाले के पास, क्योंकि 18 के पास सारे अटेन हो चुकी है, कॉन्फ़िगरेशन पूरी फिल हो चुकी है, सो इसकी वैलेंसी रहेगी भाई 0। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द पोजीशन ऑफ x एंड z इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, x एंड z। अब x और z का नंबर याद रखेंगे अभी पहले। x का नंबर 16, y का 19। x का नंबर है भाई आपका 16 और z का है भाई 19। सबसे पहले तो बात देखने की ये है आपकी पीरियोडिक टेबल किस तरीके से होती है। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम साइड में लिख लेते हैं भाई थोड़ा सा, ठीक है। x 16 एंड z 19 यहां लिख लेते हैं। x हमारे पास 16 एंड z है हमारे पास 19। कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं भाई क्या आएगी 286, इसकी आएगी 2881। अब देखते हैं भाई आप कैसे पहचानेंगे कि किस पीरियड में किस ग्रुप में है। तो आपको एक रफली सा आइडिया होना चाहिए आपकी पीरियोडिक टेबल किस तरीके की दिखती है। भाई ये हमारी पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके की दिखती है, और नीचे वाले जो लैंथेनोइड और एक्टेनोइड सीरीज है यहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं भाई भी, ठीक है। आपके प्लस 1 प्लस 2 में बन जाएंगे, प्लस 2 में जब आएगा। अभी हम देखते हैं यहां पे आपको होता है भाई हाइड्रोजन, यहां पे हमारा होता है हीलियम, ये हमारा होता है पीरियड 1, ठीक है। पीरियड 2 की बात करते हैं तो भाई यहां से आ जाएगा लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। चलो अब बेरिलियम क्या यहीं पे आएगा, क्या यहीं पे आता है भाई। यहां पे भाई हमारे जो आते हैं, यहां पे हमारे टोटल 8 एलिमेंट आते हैं, और ये आएगा हमारा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ठीक है। अब थर्ड हमारा सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, यहां पे भी 2 एलिमेंट रहेंगे भाई। नियोन के बाद आएगा हमारा सोडियम एंड मैग्नीशियम, ये हमारा पीरियड नंबर हो जाएगा भाई 3rd। अब जब 3rd पीरियड की अगर हम बात करते हैं भाई, ये मैग्नीशियम स्टार्ट हो गया 12 नंबर। अब यहां से भाई 13 नंबर स्टार्ट हो जाएगा, यहां से ये एलिमेंट यहां पे इस तरीके से यहां रहेंगे एलिमेंट भाई, ठीक है। 13 यहां पर। अब आप कॉन्फ़िगरेशन में अगर देखते हैं तो 13, 14, 15 और 16 नंबर ये रहा हमारा, ठीक है। तो 16 हमारा कौन से पीरियड में आ रहा है भाई, 3rd पीरियड में आ रहा है। तो पीरियड आ जाएगा भाई इसका 3rd, और ग्रुप कौन सा रहने वाला है भाई, इसका ग्रुप आ जाएगा 16, ठीक है भाई। इधर से 12 नंबर यहां पे खत्म हो गया भाई, तो 13, 14, 15, 16। अच्छा ये हमारा एंड हो जाएगा यहाँ पे आर्गन पे। आर्गन का नंबर होता है भाई 18। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा भाई 4th पीरियड, ये स्टार्ट हो जाएगा हमारा पोटेशियम से, ठीक है। अब नंबर हमारा जो 19 है, ये कौन सा है भाई,
90 नंबर, ये हमारा स्टार्ट हो चुका है भाई, 18 तक यहां खत्म हो गया, तो फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो चुका है, तो भाई इसका पीरियड होगा भाई फोर्थ। अच्छा भाई 90 नंबर कहां पे आ रहा है आपका, ये आपका आ रहा है भाई हाइड्रोजन, ये वाला ग्रुप फर्स्ट में, ठीक है, तो ये ग्रुप रहेगा भाई आपका फर्स्ट, यहां थोड़ा स्पेस कम रहेगा भाई, ये आपका लास्ट तक चलेगा, ये नीचे यहां से अभी आपका ये नियोन वाला है जो, ये चलेगा यहां से, ये रहा, ये नियोन आपका इस टेबल में चलेगा लास्ट में, जिसे आप बोलते हो नोबल गैस एलिमेंट या स्टेबल एलिमेंट, ठीक है ना, ये आ जाएगा नियोन, आर्गोन, जिनोन, क्रिप्टॉन, ठीक है ना। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना एनवायरनमेंट चैप्टर से, और जिसने मेरे वन शॉट नहीं देखे है, PYQ सीरीज नहीं देखी है, तो क्वेश्चन आपके रह जाएंगे, बट हम सारे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे भाई। जिसको किसी भी टॉपिक में डाउट लगता है वो प्लेलिस्ट में जाके वहां से वीडियो को देख सकता है, जिसमें आपके स्पेसिफाइड टॉपिक भी है भाई, वन शॉट भी है और क्वेश्चन सीरीज भी है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पुट कर रहा है वो, एक बार रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर द वेरियस ट्रॉपिक लेवल आर शोर इन अ पिरामिड। अब पिरामिड क्या होता है भाई, इकोलॉजिकल पिरामिड के ऊपर बहुत छोटा सा क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, जिसमें हमारे ट्रॉपिक लेवल अरेंज होते हैं। एट विच ट्रॉपिक लेवल इज मैक्सिमम एनर्जी इज अवेलेबल एंड व्हाई। तो वही ये पूछ रहे हैं कि किस ट्रॉपिक लेवल में सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का, तो ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट में हमारे यहां कौन से होते हैं भाई, प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स। नाउ प्रोड्यूसर्स हैव एनर्जी, लाइक हम बोलते हैं कि 10,000 जूल एनर्जी है, ठीक है, अब 10,000 जूल एनर्जी अवेलेबल है हमारे प्रोड्यूसर्स के पास। बट अगर हम बात करते हैं सेकंड ट्रॉपिक लेवल की, नाउ दिस प्रोड्यूसर व्हाट दे डू, दिस प्रोड्यूसर रेस्पायर एंड डू लाइफ प्रोसेस in which maximum of energy is utilized, maximum energy is utilized and only 10% of energy, 10% of energy, कितनी एनर्जी है भाई 10%, और ये किन्होंने बताया था, लिंडेमैन जी ने बताया था, ओनली 10% of energy is passed on to the next tropic level। मतलब क्या है इसका भाई, वही प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपनी सोलर एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं, और सोलर एनर्जी भी सिर्फ 1% ट्रैप करते हैं, एंड दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, एंड इन दिस प्रोसेस दे मेक फूड, एंड व्हेन दे मेक द फूड देन हाउ मच एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन मेकिंग फूड एंड अदर लाइफ प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है। तो इसमें सब वेस्ट भाई, सारी की सारी एनर्जी यूज हो चुकी है, एंड ओनली 10% एनर्जी ही रिमेनिंग रहती है फॉर द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अगर हम बात करते हैं सेकंड ट्रॉपिक लेवल की, जिसमें हमारे आते हैं भाई प्राइमरी कंज्यूमर, एंड द सेम प्रोसेस हैपन विद देम, they also respire, they also excrete waste, they also do life process and other activities, and only 10% of energy is transferred to the third, and same as for the last, that is the top carnivores। so क्वेश्चन में कह रहा है कि मैक्सिमम एनर्जी किसके पास होती है, सो मैक्सिमम एनर्जी होती है भाई हमारे प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स के पास, राइट, बिकॉज ओनली 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, और उसकी 10% यानी एज वी मूव ऑन टू द हायर ट्रॉपिक लेवल देयर इज लीस्ट एनर्जी इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी इसमें एनर्जी सबसे कम किसमें होगी भाई, इसमें T4 लेवल में, ट्रॉपिक 4 लेवल में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुक एट द गिवन फिगर एंड फाइंड आउट व्हिच ट्रॉपिक लेवल वुड हैव द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स इन देयर बॉडीज एंड व्हाई। देखो क्वेश्चन सेम है, अब पिछले क्वेश्चन में पूछा था एनर्जी कितनी है, इस क्वेश्चन में पुट अप कर रहा है कि पेस्टिसाइड्स जहां पे भी आपको कंसंट्रेशन मिल जाए या एक्यूमुलेशन मिल जाए, इट मींस देयर इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब ये क्या होता है सर, तो भाई अभी बता देते हैं इसको क्या होता है, इट इज सक्सेसिवली इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल। अब हार्मफुल केमिकल कौन कौन से होंगे भी, हार्मफुल केमिकल्स लाइक DDT, पेस्टिसाइड्स
अब क्या होगा, ये डीडीटी और पेस्टिसाइड्स जो हम यूज करते हैं फील्ड के लिए, तो ये क्या होगा, सक्सेसफुली एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एक्यूमुलेट होता रहेगा और इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहेगी। लाइक सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने यूज किया यहाँ पे फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू किल द पेस्ट एंड डिसीज। डिसीज को खत्म करने के लिए, पेस्ट को किल करने के लिए हमने यहाँ पर पेस्टिसाइड्स को यूज कर लिया, ठीक है ना। होगा क्या, पेस्टिसाइड जब एक प्रोड्यूसर लेवल पे ऐड हो चुका है, यानी ट्रॉपिक लेवल 1 पे, देन व्हेन these producer are eaten by the herbivores, या लाइक गोट रैबिट हो गए, इन्होंने ईट करा, सो होगा क्या कि ये पेस्टिसाइड्स की जो कंसंट्रेशन होती है ये नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में इंक्रीज हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सो इट इज सक्सेसफुली इंक्रीज इन द concentration of harmful chemical like DDT pesticide into different trophic level of food chain in ecosystem, food chain in ecosystem। इस इकोसिस्टम के इस ट्रॉपिक लेवल में एक सक्सेसफुली ग्रो करना कंसंट्रेशन का केमिकल्स का, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन। और इसको हम किस में मेजर करते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। पहले तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रहता था कि बायोमैग्निफिकेशन पे, तो इसको हम मेजर करते हैं भाई पीपीएम। अब पीपीएम क्या होता है भाई, पीपीएम इज पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में, ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन सक्सेसफुली इंक्रीज होती रहती है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था भाई, 2 मार्क्स क्वेश्चन में शायद इतना सफिशिएंट आपका, आप एग्जांपल दे सकते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई, रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ट्रेस एंड नोट द सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ इवेंट एंड दैट अकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पोस्ट इंटरकोर्स एंड हाउ डज दिस इवेंट लीड टू प्रेगनेंसी। 2 मार्क्स का कितना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में समझेंगे। वो कह रहा है ट्रेस एंड नोट द सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ इवेंट, मतलब प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या इवेंट्स होते हैं, कैसे वो स्टार्ट होता है। तो भाई कौन कौन से इवेंट होते हैं भाई, अब इवेंट का मतलब है यहाँ पे भी प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस, एक सुना होगा आपने स्पर्मेटोजेनेसिस, अरे स्पर्मेटोजेनेसिस। इन स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा भाई, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस sex cells, and what is the sex cells, that is gamete. These gamete enter through vaginal passage in female reproductive organ। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहां से जो स्पर्म प्रोड्यूस होगा, इट गेट एंटर थ्रू द वेजिनल पैसेज, यानी वेजिनल वाला जो पोर है, जो नैरो स्पेस होता है, वहां से एंटर करेगा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा भाई, डेफिनेटली व्हेन फीमेल गेमेट्स कौन सा होता है, फीमेल गेमेट्स और एग, फीमेल गेमेट्स एग्स आर रिलीज्ड फ्रॉम ओवेरी। अब होगा क्या भाई, इधर से मेल गेमेट्स आया, इधर से फीमेल गेमेट्स हुआ, सो देयर विल बी द फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गेमेट वेयर इन फैलोपियन ट्यूब। तो भाई थर्ड स्टेप में आप राइट कर सकते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। अच्छा, फीमेल गेमेट का फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। नाउ फ्यूजन से क्या होगा भाई, सॉरी ये एग्स फर्टिलाइज होगा। अब फर्टिलाइज एग्स को क्या बोलते हैं भाई, फर्टिलाइज एग्स को बोलते हैं जाइगोट। नाउ दिस फर्टिलाइज एग, या सिंपल कह सकते हैं दिस जाइगोट ट्रेवल एंड गेट इम्प्लांट का मतलब है भाई कहां पे वो नरिशमेंट के लिए जाएगा, तो वो जाता है भाई यूट्रस में। इट गेट इम्प्लांटेड इन लाइनिंग ऑफ यूट्रस के लाइनिंग में जाएगा, वेयर इट गेट नर्चर,
नर्चर का मतलब उसका पालन पोषण होगा। एंड फाइनली दिस एम्ब्रॉय गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द फीटस। ठीक है, तो ये स्टेप है भाई, 5 स्टेप में मैंने कंप्लीट किया है। आप इसको अकॉर्डिंग टू मार्क्स कर सकते हैं। लाइक आप इसको फर्स्ट लाइन को और सेकंड लाइन को आप एक लाइन में कवर कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द आंसर। तो लास्ट लाइन में क्या होगा भाई, यूट्रस में जाया एंड इट गेट नर्चर। नर्चर के बाद क्या होगा भाई, आफ्टर नर्चर या नरिशमेंट, दिस एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्म इनटू फिटस। ठीक है, अब यहां पे उसने पूछा था प्रेगनेंसी तक का, तो प्रेगनेंसी तक का आंसर आप कहां तक दे सकते हैं अभी, यहां पे फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद क्या हुआ अभी, ये इंप्लांट हो गया यूट्रस की लाइनिंग में, तो इट रिजल्ट टू द प्रेगनेंसी ऑफ फीमेल। तो आप यहां तक आंसर राइट कर सकते हैं भाई, और ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। तो आई थिंक इतना स्टेप भाई बहुत है भाई, आप 2 मार्क्स में पुट अप किया है तो आपने 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन किया है। सो इट मस्ट बी देयर, और रिप्रेजेंटेशन में आपका इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3 पूरा क्लियरली मेंशन होना चाहिए। मोर द नंबर ऑफ पॉइंट्स, मोर द स्कोर यू विल गेट, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द नेम एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब आपके पास 4 कंपाउंड है, अब 4 कंपाउंड में से देखना भी कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3, सिंगल बॉन्ड है। 3 कार्बन का मतलब क्या भाई, प्रोपेन। ठीक है, अब प्रोपेन के साथ लास्ट में एक भाई फंक्शनल ग्रुप लगा है OH, यानी अल्कोहलिक, तो ये भी प्रोपेनॉल है, और प्रोपेनॉल में अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहलिक। ठीक है ना, अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है जो डिसाइड करता है किसी भी कंपाउंड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, दूसरे की बात करते हैं बी की। हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 1 2 एंड 3। अब 3 कार्बन का मतलब क्या है भाई, डेफिनेटली यहां पे भी प्रोपेन बनेगा, प्रोप बनेगा, एन तो नहीं बनेगा। देखते हैं, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब यहां पे देखना भी आपको, ये जो थर्ड वाला कार्बन है, ये इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ये फर्स्ट वाला, इसके पास एक साइड पे OH लगा हुआ है, एक साइड पे डबल बॉन्ड O लगा है, तो आप कह सकते हैं ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है भाई, CH3 CH2 एंड COOH। अब COOH वाला भाई आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, तो ये आपका बन गया भाई प्रोपेन नोइक। ठीक है, कौन सा ग्रुप है भाई, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। अब देखते हैं भाई सी पार्ट में क्या पुटअप किया हो भाई, कितने कार्बन है सबसे पहले काउंट करेंगे, और वो देखेंगे कि जहां से डबल बॉन्ड बिल्कुल नियर हो रही है, तो चाहे काउंटिंग आप यहां से स्टार्ट करें, चाहे इसका लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, ये हमारा 3rd नंबर भी आएगा। ठीक है ना, अभी भाई 5 आ गया, तो 5 का मतलब प्रोप नहीं, पेंट आ जाएगा। अब भाई एक चीज आपको शॉर्टकट बता देता हूं, कभी भी आपको ग्रुप की पहचान करनी है, फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप में जहां पर भी आपको ये दिख गया कि भाई एक लेफ्ट में बॉडीगार्ड है, एक राइट में बॉडीगार्ड है, और इसके पास नीचे एक और गार्ड है, वो है डबल बॉन्ड O, तो हमेशा बिल्कुल भाई बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा कि ये हमारा कीटोनिक ग्रुप है, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप कभी भी साइड में नहीं आता है, बिल्कुल इधर राइट में और लेफ्ट में, वो हमेशा कार्बन के बीच में चलता है सिक्योरिटी लेके, एक बॉडीगार्ड इधर, एक बॉडीगार्ड इधर। ठीक है ना, जैसे रूस का चल रहे हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे भाई ये एक बॉडीगार्ड होगा, ये बॉडीगार्ड होगा, दोनों साथ में बॉडीगार्ड है, तो ये हमारा बिल्कुल अनडाउटली लिख दो, ये हमारा कीटोनिक ग्रुप है। अच्छा, कितने क्या नाम बनेगा इसका, वैसे अगर देखते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमारा भाई 5 का आता हमारा पेंटोइक। अब पेंट पे भी किस पे लगा है भाई, हमारा पेंटेनोन, तो पेंटेनोन में 3 पे लगा, तो पेंट 3 ऑन कह सकते हैं इसे, पेंट 3 ऑन। ये हमारा कौन सा ग्रुप है भाई, ये कीटोनिक ग्रुप है, या कीटोन बोल सकते हैं आप। अब रह गया भाई हमारा डी पार्ट, पहचानेंगे भाई कितने कार्बन है, डेफिनेटली भाई 4 दिख रहे हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, डबल बॉन्ड कहां से पास दिख रही है, यहां से 1 2 3 4। ठीक है, तो अब कितने भाई 4 कार्बन होंगे, तो 4 से हमारा ब्यूट बनता है, ब्यूट। बट अब यहां पे आप देखेंगे इस वाले पर हमारे पास कीटोनिक ग्रुप लगा था। ठीक है, यहां कार्बोक्सिलिक, यहां एल्कोहलिक, यहाँ पे एल्डिहाइड कहीं दिख नहीं रहा भाई, CHO हमारा कहीं नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे और तो फंक्शनल ग्रुप नहीं लग रहे हैं। ठीक है, बट ये कौन सा है भाई,
4 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब ब्यूट, 1 पे क्या लगा हुआ है भाई, इन, तो हमारा बन गया ये ब्यूट 1 इन, या सिंपल कह सकते हैं ब्यूटीन। ठीक है, क्या लगा हुआ है इस पे भाई, डबल बॉन्ड यानी इन ग्रुप लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा सिंपल क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। अरे देखो आधा नंबर पूछा हुआ तो फ्री के मार्क्स है, तो नंबरिंग करो, नाम बताओ, सारा आंसर इन्होंने खुद दिया हुआ है, सिर्फ आपको राइट करना है। इससे अच्छा क्वेश्चन कहां मिलेगा भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जिसने नहीं पहचाना भाई साहब पहचान लेना ऐसी कोई बात नहीं, पहचान लेना। इन ह्यूमन बीइंग द स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर अ मेल और अ फीमेल इज 50-50, गिव अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन। क्या कहता भाई, कह रहा भाई रिप्रोडक्शन में 2% की रिक्वायरमेंट होती है, मेल एंड फीमेल। वो कह रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग्स में स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी होती है इधर मेल और फीमेल इज 50-50। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यही है, देखो क्वेश्चन सेम है, मैंने बोला था ना आपके ये वाला क्वेश्चन आपका डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, हाउ सेक्स कैन बी डिटरमाइंड। जितने भी क्वेश्चन अगर आप उठा के देखोगे मेरे वन शॉट में, ठीक है, ये पीवाई के सीरीज में, हर क्वेश्चन इस क्वेश्चन को हर तरीके से राउंड अबाउट वे में पूछा हुआ है। ठीक है, तो राउंड अबाउट वे किस तरीके से पूछा हुआ है, आंसर रिमेन द सेम भाई। क्वेश्चन की सेंस समझनी है, एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पलर में कैसे दिया है, ऑफिशियल सैंपल पेपर में कैसे दिया है और दूसरे सैंपल पेपर में कैसे दिया है, लेकिन आंसर तो भाई सेम ही है। तो भाई देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स in each human being. Either we talk about male, that is the father, and we talk about female. There are also 33 pair of chromosomes, 22 plus 23rd. अगर हम बात करते हैं भाई फीमेल की, so it has both chromosomes of XX. इसमें सारे क्रोमोसोम XX रहेंगे, but one pair has XY chromosomes. मतलब क्या होगा, during the gamete formation when X chromosome participate from male side and X chromosomes participate from the female sides, then the new progeny, या आप कह सकते हैं new chances of baby will be a girl child, यानी inheritance character क्या रहेंगे भाई XX chromosomes के, for the child will be girl. Now there are the 50% of chances are there, either both chromosomes are X and 50% of chances are there the child will be बॉय। हाउ, अब हाउ का आंसर भी देना भाई, तो देयर आर द सेम चांसेस आर देयर। अब चांसेस हो सकता है कि भाई मैन कैन शेयर और पार्टिसिपेट विद द वाई क्रोमोसोम्स एंड इट रिमेन द सेम, इट ऑलवेज पार्टिसिपेट विद द एक्स क्रोमोसोम्स। नाउ द न्यू प्रोजेनी, द न्यू ऑफस्प्रिंग, द न्यू चाइल्ड विल बी अ बॉय चाइल्ड। सो देयर इज द इक्वल चांसेस ऑफ taking birth either a boy or a girl. The main dominating part is Y chromosomes. अगर Y chromosomes आता है तो definitely child will be boy, otherwise girl. So there are the 50-50% of chances are there. So इसी को आपको explain करना है भाई, और ये चीज जरूर बनाना भाई, ताकि एग्जामिनर को भी पता लगे भी हाँ डिटेल में आपको पता है भी किस तरीके से क्रोमोसोम्स का पार्टिसिपेशन रहता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। What would be the ratio of chromosomes? 3:1, number between the eggs and the zygote. And how is the sperm genetically different from egg? तो भाई क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे लगता है डाउट है। What would be the ratio of chromosomes? ये 3:1 नहीं है भाई, 3.1 लिखा है। The numbers between eggs and the zygote. How is the sperm genetically different from the egg? तो भाई इस क्वेश्चन का पहले मतलब बता देता हूं कि किस तरीके से स्पर्म एग से डिफरेंट है, ये तो आपको पता है भाई। तो भाई यहां पे आप डिफरेंस बता सकते हैं, स्पर्म इज मेल गैमेट व्हाइल फीमेल इज फीमेल नहीं, एग इज व्हाइल एग इज फीमेल गैमेट। इतने बात समझ आए भाई। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, मुझे मेरे हिसाब से कुछ इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ क्रोमोसोम्स एंड नंबर बिटवीन एक्स एंड जाइगोट, मतलब एक्स और जाइगोट। भाई एक्स और जाइगोट में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले एग जो है ये अनफर्टाइल है, और अगर हम जाइगोट की बात बोलते हैं दैट इज फर्टाइल एग, फर्टिलाइज एग।
तो एग को हम बोलते हैं इट इज फीमेल गेमेट्स, और यू कैन से अनफर्टाइल एग, अनफर्टाइल एग, एंड zygote is fertilized egg। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिनेशन। भाई ये क्वेश्चन हमारा ना 2000 अगर बात करते हैं 12 से 16 17 की जो सीरीज थी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहा था अभी ये, ठीक है, अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है क्वेश्चन ये। चलो अब देखते हैं भाई, पॉलिनेशन मे अकर विदाउट फर्टिलाइजेशन बट फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस विदाउट पॉलिनेशन। तो सबसे पहले तो भाई पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन पता होना चाहिए, तभी तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलो पॉलिनेशन का पहले मतलब समझते हैं, पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन्स नहीं लिखा होगा या आपको पोलन ग्रेन्स नहीं पता तो इसका हम कर सकते हैं एंथर, एंथर फ्रॉम, कहां से निकलेगा भैया, स्टेमन से, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल, और ये कार्पल क्या है भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अच्छा, जब भी पॉलिनेशन होता है तो इधर एजेंट इज रिक्वायर्ड और एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ पॉलिनेशन। अगर हम बात करते हैं सिंपल पॉलिनेशन यानी सेल्फ पॉलिनेशन की, तो वहां पे पोलन ग्रेन्स को एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। देयर इज ओनली द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ द सेम फ्लावर। बट अगर हम बात करते हैं भाई क्रॉस पॉलिनेशन की, तो क्रॉस पॉलिनेशन में भाई जो एंथर होंगे वे किसी अदर फ्लावर के होंगे और स्टिग्मा भाई किसी और फ्लावर की होगी, तो यहां से एजेंट के थ्रू ये ट्रांसफर होंगे। हमारा मेन पर्पस है पॉलिनेशन का। सो पॉलिनेशन इज नथिंग, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम, कहां से, एंथर टू, फ्रॉम फिलामेंट टू द या स्टैमेन टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। बट हियर एजेंट इज रिक्वायर्ड। अगर हम मान के चलते हैं भाई, अरे मान लो भाई यहाँ पे मान लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन है तो एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। मेन फंडा है कि भी सिर्फ पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करना। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन को समझते हैं। फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट that give rise to zygote। भाई अब ये फर्टिलाइजेशन कब होगा, फर्टिलाइजेशन का मतलब रहता है अभी मेल और फीमेल गेमेट्स का फ्यूजन होना। अब क्वेश्चन में यही तो पूछा था भाई कि जो पॉलिनेशन में अकर विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही है भाई। पॉलिनेशन का मतलब क्या, सिर्फ पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना, ठीक है। तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट fertilization will not take place without pollination, definitely true, because जब तक pollen grains ट्रांसफर नहीं होंगे भाई, ये मेल से फीमेल में नहीं जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एंड फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा ना, जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा, सो ये जाइगोट कन्वर्ट नहीं हो पाएगा एम्ब्रियो में, ठीक है ना, सीड नहीं बनेगा, फ्रूट नहीं बनेगा। तो फर्टिलाइजेशन के लिए मैंडेटरी है पॉलिनेशन, बट पॉलिनेशन के लिए मैंडेटरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है ना। चलो गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड व्हाट इज द इट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नोन एज। चलो भाई देख लेते हैं इसको भी। सबसे पहले तो आपको बाइसेक्सुअल का पता होना चाहिए, बाइसेक्सुअल, और हर बार मैंने बताया भी एक छोटा सा टॉपिक है ये, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों पता होना चाहिए आपको, एक एक एग्जांपल पता होना चाहिए। तो यूनिसेक्सुअल क्या है, द प्लांट और द फ्लावर विच कंटेन ईदर स्टैमन और स्टिग्मा, या तो मेल पार्ट होगा सिंपल कह लो, या फीमेल पार्ट होगा, ठीक है, ये फीमेल यानी मेल और फीमेल से कोई एक पार्ट होगा, बट इट हैज बोथ मेल एज वेल एज फीमेल पार्ट, दोनों पार्ट है इसमें। दोनों पार्ट के मतलब अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो इसके पास भाई स्टैमन भी है
और इसके पास स्टिग्मा भी है। ठीक है, एग्जाम्पल बताए थे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताए थे, वाटरमेलन, ठीक है, और इसमें बताया था मैंने आपको हिबिस्कस, रोज कर लो एक साथ में, ठीक है। अच्छा, फीमेल पार्ट की अगर बात करते हैं तो रोज का जो फीमेल पार्ट होता है भाई, फीमेल पार्ट, तो फीमेल पार्ट में भाई क्या क्या आता है, फीमेल पार्ट में भाई स्टिग्मा आता है, ठीक है, स्टाइल आता है, एंड ओवेरी, जिस ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, एग्स होते हैं, एंड कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड पिस्टिल। शॉर्ट में बताई थी मैंने आपको, पिस्टिल वाली मां, ठीक है, तो पिस्टिल वाली मां कौन सी है, पिस्टिल से आ गया हमारा भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा और बेहतरीन। निक्रोम इज यूज्ड टू मेक द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, व्हाई? 1 मार्क में क्वेश्चन पुट अप किया हुआ है, तो 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर आपका पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। सबसे पहले देखो निक्रोम, दूसरा भी इलेक्ट्रिक हीटर। अब हीटर का फंक्शन क्या होता है भाई, हीटर का फंक्शन क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करना। अब कोई भी एलिमेंट हीट कब प्रोड्यूस करेगा, पहले तो ये सोचना है, ठीक है। एलिमेंट तभी हीट प्रोड्यूस करेगा भाई जब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम हो तो वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। सो निक्रोम इज एन एलॉय that have high resistivity and high melting point, high melting point। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा कंज्यूम करेगा भाई, और करंट ज्यादा कंज्यूम करेगा तो इट स्टार्ट ग्लोइंग। ग्लोइंग का मतलब क्या, वो ग्लो कैसे करेगा, उसको यूज करके करंट को ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। सो निक्रोम इज एन एलॉय दैट हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर। एक नंबर का क्वेश्चन हो, एक ही नंबर का पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट में पूछ रहा है, द टू you have two metallic wire of resistance 60 and 30, how will you connect these wire to gain an effective resistance of 20? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में है, सेम क्वेश्चन। वहां पे 4 ओम और 1 ओम दे देता, आपको 3 और 6 निकालना है। अब देखते हैं भाई, 2 रजिस्टर है हमारे पास, पहले एक रजिस्टर है इसकी वैल्यू है 60 ओम, दूसरी है 30 ओम। मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक है इसमें, 60 और 30 नहीं है भाई, ये 6 और 3 है, ठीक है, ये 6 और 3 है, इस टाइपिस्ट की तो बात पिटाई है। 6 ओम और 3 ओम, ये हमारे ओम, ये ओम है भाई, ठीक है। अब भाई इनको कनेक्ट करना है, अब इसको कनेक्ट इस तरीके से करना है कि आपका जो आंसर आए वो 2 ओम आना चाहिए, ठीक है। अब आपको दिख रहा है दोनों रजिस्टर की वैल्यू डेफिनेटली 2 से तो ज्यादा ही है, यानी जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो आपका कम आ रहा है, और टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमेशा तभी कम आएगा व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो भाई पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं भाई, तो पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो ये इस तरीके से लगेंगे कुछ। रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, तो भाई अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं कि रजिस्टर को ऐसे कनेक्ट करना है। इसको ए और बी टर्मिनल लगा लीजिए, अब पैरेलल में कनेक्ट हो रहे हैं तो 1/6 प्लस 1/3, तो ग्रेटर नंबर एलसीएम आ गया भाई, तो कर लो भाई 3 और 2, ये आ गया भाई 3/6। तो भाई इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/rp 1/2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया भाई 2 ओम, ठीक है भाई। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है भाई, मुझे लगा था कुछ भाई थोड़ा बहुत लेवल लगा है क्वेश्चन, बट रजिस्टर से अभी तक जितने सैंपल पेपर को ऑब्जर्व किया गया है तो वहां से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और जिसमें एक क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा आ रहा है भाई कि कनेक्ट करो, फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा। भाई आंसर तक दे दिया इसके अंदर, भाई 2 रजिस्टर है, आपको सिर्फ इसका पैटर्न बताना है, इन व्हाट पैटर्न दे आर कनेक्टेड, ईदर सीरीज और पैरेलल, सिर्फ आपको ये बताना है किस तरीके से कनेक्ट होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर सी पार्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी ब्लूप्रिंट इन बिटवीन एक्सरसाइज है। और भाई ये बात क्वेश्चन ना, मेरे ख्याल से अगर पिछले सेशन में आप उठा के देखोगे ना,
एज इट इज आया हुआ है, मतलब स्टेटमेंट भी चेंज नहीं करी है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी चार्ज आपको दे दिया है 1 कूलम, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं n। तो भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल टू एन ई, Q की वैल्यू है 1, एन आपको फाइंड करना है, E के वैल्यू अंडरस्टूड है भाई 1.6 10 की पावर -19 कूलम। इसको नीचे लेके जाएंगे, मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूं भाई क्योंकि बहुत इजी है पार्ट, इसको डायरेक्टली सोल्व करेंगे, 2 जीरोस को ऊपर ले जाएंगे तो एक समथिंग बन जाएगा 100/16 into 10 की पावर 18 एंड इट कम्स आउट टू बी 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, और इससे सिंपल तो भाई मेरे ख्याल से हो भी नहीं सकता क्वेश्चन। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 9 क्वेश्चन। अरे कार्बन से जब भी क्वेश्चन आता है मेरे को बहुत खुशी होती है, बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि इसमें से स्पेसिफाई पे 3-4 टॉपिक है और वही 3-4 टॉपिक घूम फिर के आ जाते हैं। मेनली चैप्टर तो आपका भाई कट ही कर दिया सीबीएसई ने, अब बचे क्या भाई, बचे 4 टॉपिक बचे, उसमें से आपके आ जाना एक। चलो क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन बिलोंग टू ग्रुप 14 ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सजेस्ट ए मेथड बाय व्हिच इट फॉर्म अ स्टेबल। अब देखो क्वेश्चन वही है, राउंड अबाउट वे में पूछा हुआ सिर्फ, वो कह रहा कार्बन आपका जो है, कार्बन का नंबर 6 होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4, टू विच ग्रुप इट बिलोंग टू, इट बिलोंग टू ग्रुप 14, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन, सजेस्ट अ मेथड बाय व्हिच इट फॉर्म अ स्टेबल, फुल स्टॉप। अभी कौन सा मेथड है भाई जिससे स्टेबल हो सकता है, ठीक है। तो स्टेबल होने के लिए भी हमें क्या क्या चाहिए, स्टेबल होने के लिए हमें चाहिए कि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए। 4 इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा भाई, स्टेबल हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। सो पहले हम देखते हैं कि हम इसमें 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो पहला कंडीशन लेते हैं भाई, कंडीशन 1, इफ कार्बन गेन इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो गेन करने पे भाई क्या होगा, टोटल प्रोटॉन कितने हो गए भाई, प्रोटॉन तो भाई 6 ही है, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं भाई 2 4 + 4 कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, बट दिस 6 प्रोटॉन कैन नॉट होल्ड दिस 10 इलेक्ट्रॉन, भाई नहीं संभाल सकते। अब 6 बंदे ले आओ तो 10 बंदों को संभाल लेंगे, लड़ाई बच गई, तो नहीं संभाल सकते भाई, तो कार्बन विल नॉट गेन इलेक्ट्रॉन, तो इसमें लग गया काटा। अब देखते हैं दूसरी स्टेटमेंट, अगर कार्बन गेन नहीं कर रहा है तो भाई डोनेट करा दो, डोनेट कराते हैं। तो सेकंड कंडीशन है भाई, कंडीशन 2, इफ कार्बन लूज इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर हम देखते हैं भाई, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये हमारे बेचारे 2 इलेक्ट्रॉन हमारे के शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन हमारे ये बाहर पड़े हैं, ठीक है, और सेंटर में है भाई, सेंटर में क्या है, सेंटर में है न्यूक्लियस। नाउ दिस न्यूक्लियस हैव अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस को और इसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, एंड ड्यू टू दिस फोर्स वी कैन नॉट लूज दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शेल एल। हम एल शेल से इस इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकते, फ्री नहीं कर सकते। सो कार्बन कैन नॉट ऑल्सो लूज इलेक्ट्रॉन, तो ना अभी गेन कर रहा है ना लूज कर रहा है, तो इसको स्टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो स्टेबल बनाने के लिए इसको भाई क्या करना पड़ेगा, स्टेबल बनाने के लिए इसको शेयरिंग करना पड़ेगा। तो एक कार्बन है भाई, ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट हैज 4, एक अदर कार्बन है भाई, और भी हो सकता है भाई, मतलब अदर एलिमेंट भी हो सकता है, वी आर टेकिंग द सेम एलिमेंट, ठीक है, एक और कार्बन है and the same another carbon. Now what we'll do, these electron will be shared, these electron will be shared and these electron will be shared. Now how many electron it has in the outermost shells? Now ये 4 इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर रहा था, so ये 4 इलेक्ट्रॉन इसने क्या करा भाई, शेयरिंग कर रहा है, and by sharing it form covalent bond and the compound form is called कोवेलेंट कंपाउंड। समझ गए बात, तो ये शेयरिंग करेगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या पुटअप करता है, द कंपाउंड्स आल्सो प्रोवाइड रीजन व्हाई द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कार्बन हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। देखो भाई 3 मार्क्स में दिया हुआ है,
तो 3 मार्क्स में आपको स्टेप वाइज स्टेप मार्किंग मिलेगी। तो पहले स्टेप में आपको ये बताना है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन नहीं करेगा, ठीक है। दूसरे स्टेप में आपको बतानी है कि किस तरीके से बॉन्ड को फॉर्म करेगा और किस टाइप के कंपाउंड बनाएगा, राइट। अब थर्ड पूछ रहा है कि व्हाई दिस कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो भाई इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का लो होने का क्या रीजन है? तो आपको पूरा डिफाइन करना है भाई। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज, क्यों क्यों है भाई? बिकॉज इट हैज वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स। इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकती है, ड्यू टू विच इट कैन मेल्ट इजीली या बॉन्ड कैन ब्रेक इजीली, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा भाई। और तो क्या रहेगा भाई इस क्वेश्चन से? क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका हमारा। अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? Determine the number of electrons involved in the bonding of isobutane and also draw its structure। 2 मार्क्स का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कितना इजी पूछा है। सबसे पहले तो भी आपको पता होना चाहिए आइसोब्यूटेन क्या होता है। अच्छा ब्यूटेन की बात आगे तो ब्यूटेन मींस कितने कार्बन होंगे? 4। तो 4 कार्बन है। पहले हम सिंपल ब्यूटेन देखते हैं। अगर ये सिंपल ब्यूटेन होता तो ये कुछ इस टाइप का होता, ठीक है। अच्छा जहां पे भी ये बॉन्ड बन रही है ना, तो इस बॉन्ड का मतलब मान के चलो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? अभी बताता हूँ। देखो जैसे अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर की बात करते हैं मीथेन की, ठीक है। तो मीथेन कैसे बनेगा भाई? इसके पास कितनी बॉन्ड है? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और दूसरा है भाई, मान लो इसको बना दिया हाइड्रोजन के साथ, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। अभी बात क्या है? अभी देखो यहाँ पे जो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है। सेम एज ये वाली बॉन्ड बनेगी, सेम एज ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ठीक है। अब 4 बॉन्ड बन रही है और 4 बॉन्ड को हम इस तरीके से लिख देते हैं कुछ ये, ठीक है ना। ये हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। यानी जहां पे भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन कनेक्ट है वहां पर एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऐसे ही जरूर होगा। अब वो क्वेश्चन पुट अप कर रहा है ब्यूटेन के बारे में। और कौन सा ब्यूटेन? आइसोब्यूटेन। तो भाई आइसोब्यूटेन में क्या होगा? आइसोब्यूटेन में 4 कार्बन होंगे बट दीस 4 कार्बन आर अटैच इन सच ए वे द सेकंड वन हैज अनदर कार्बन। इसकी ब्रांच है, ये इसका ब्रांच स्ट्रक्चर है, आइसोमर है ये, ठीक है। ये ब्यूटेन है हमारे पास और ब्यूटेन का ही आइसोमर आ जाएगा आइसोब्यूटेन। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो अब काउंट कर लो भाई। ये आइसोब्यूटेन है भाई, जहां पे बॉन्ड बनी हुई है वहां पर क्या है? वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो टोटल 26 इलेक्ट्रॉन है आपके भाई, 26 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस आइसोब्यूटेन को क्या बोल देते हैं? इसका एक और नाम होता है भाई, आप इसमें एक्स्ट्रा में बता सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज 2 मिथाइल प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं आएगा ना भाई, इसको 2 मिथाइल प्रोपेन या मिथाइल प्रोपेन के नाम से भी जानते हैं। बट एग्जैक्ट अगर हम देखते हैं ना बिल्कुल परफेक्ट नेम, तो वो रहेगा भाई 2 मिथाइल। ये 2 के ऊपर इसके ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। ये भाई पूरा स्ट्रक्चर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है भाई, ऑरेंज और व्हाइट का मिक्सचर। तो इसी तरीके से आपको भी रिप्रेजेंट करके दिखाना है। और भाई कीड़े मत मारना भाई, सिंपल ले लिया आपने, पेन से बना दिया। ट्राई टू मेक दिस डायग्राम विद अ पेंसिल, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ए पार्ट, इसका और ऑप्शन में था। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में क्या दे रहा है। इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड certain group orient physical and chemical properties of compound, identify the parts and assign their role।
क्या कह रहा है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, उसमें से किस किस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको दो ग्रुप बताने हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है, और वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में किस किस की प्रॉपर्टी सेम होती है। तो मैं भाई सिंपल बता देता हूं। एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जहां पे भी सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हो, फंक्शनल ग्रुप लगाओ सेम, एक तो वहां, और दूसरा अल्काइल ग्रुप। सो दीज टू आर द ग्रुप विच रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भाई सेम होगी, फिजिकल एज वेल एज केमिकल। और जहां पे अल्काइल ग्रुप हो जाएगा भाई, वहां पे सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। सर ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और अल्काइल ग्रुप सुना नहीं कभी। तो भाई फंक्शनल ग्रुप आज ही बताया, दीज आर द स्पेशल ग्रुप विच बिलोंग टू द स्पेशल कैटेगरी दैट चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। लाइक अगर हम बात करते हैं भाई, एक 4 फंक्शनल ग्रुप की हम बात करते हैं, एक्चुअली हमारे पास सिलेबस में 5 है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक हमारे पास है अल्कोहलिक, ठीक है, एक कीटोनिक, एक कार्बोक्सिलिक और एक एल्डिहाइड। ये 4 पेन है। और एक आ जाता है हमारा भाई आयोडो क्लोरो ब्रोमो वाला ग्रुप, ये हमेशा प्रीफिक्स में लगता है, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप लाइक हमारे पास एग्जांपल है मिथेन का CH4। अब यहाँ पे अगर फंक्शनल ग्रुप हमें अटैच करना है, सबसे पहला अटैच करना है, लाइक अल्कोहलिक अटैच कर रहे हैं हम, ठीक है, तो इसमें से एक कार्बन डी अटैच हो जाएगा और अल्कोहलिक ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। इसका नाम पहले था भाई मीथेन, अब बन जाएगा मिथेनॉल, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, मीथेन के बाद आता है भाई इथेन। तो इथेन का नाम क्या होता है भाई, इसको हम एक बॉक्स में डाल देते हैं, इथेन। इथेन होता है भाई C2H6 इथेन हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, इसमें से भी एक हाइड्रोजन को अगर रिमूव करते हैं तो क्या होगा, एक अल्कोहलिक ग्रुप लग जाएगा C2H5OH, ये हो गया इथेनॉल। अब ये जो इथेनॉल है और ये मिथेनॉल है, these are in the same category, they have same physical and chemical property, ठीक है, वही तो पूछा था। अब अल्काइल ग्रुप क्या होता है भाई, सो भाई अल्काइल ग्रुप इज नथिंग, इट इज अ सिंगल बॉन्ड कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड फ्रॉम विच वन हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड, वन हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड। कैसे सर, भाई सिंपल है भाई, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अब आपको मैं सेम एग्जांपल लेता हूं कि भी एक सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है, लाइक मैं सबसे पहले ले लेता हूं मीथेन को ही ले लेता हूं, ठीक है। अब मीथेन में भाई स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इस तरीके का, ये रहा। अब मैं इसको क्लोज करके अगर लिखता हूं तो क्लोज करके इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, CH4, ठीक है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दो तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा CH3, और ये बॉन्ड इसकी ब्रेक रह जाएगी। अब भाई इसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। आप यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप लगा सकते हैं, आप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा सकते हैं, आप यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे क्लोरो ब्रोमो आयोडो कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे अल्काइल ग्रुप होते हैं जिसमें से सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दिया जाता है एंड दिस बॉन्ड रिमेन वेकेंट टू गेट अटैच फ्रॉम द अदर कार्बन कंपाउंड या अदर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। अदर फंक्शनल ग्रुप या अदर कंपाउंड को अटैच करने के लिए ये वेकेंट रह जाता है। सो दीज आर द अल्काइल ग्रुप। सो इतना भाई सफिशिएंट है 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स का आता है भाई, लगभग हमारा 1 या 2 नंबर में आता है। Is it possible that the food chain has more than 6 steps? Support your answer। भाई अगर ये वीडियो आप ध्यान से स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो मतलब इसका आंसर भाई साहब मिल जाना चाहिए आपको। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर बताया था, ये वाला टेबल आपको क्वेश्चन नंबर शायद 2nd था, ये T1 लेवल था, T2 लेवल था, T3 एंड T4। ये क्यों था भाई, ये आपका इकोलॉजिकल पिरामिड क्या था, इसमें आपने बताया था देयर आर ओनली 3 to 4 limited level of trophic level, या 3 to 4 limited trophic level. Why? Because Lindemann said
that only 10% of energy is transferred to the next tropic level. Rest 90% of energy is used for respiration, excretion and other life process. Right? Only 10% energy is transferred. Same as 10% energy transferred to the third level, and so on the top carnivorous, that is a tropic level 4. And sustainably energy is not available to the top level of tropic level and organism. ठीक है, तो टॉप लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं टॉप कार्निवर्स बोलते हैं जिसे हम, ठीक है, उसके पास इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती है. सो नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, सो इट विल नॉट हैव द सब्सिक्वेंटली एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी नहीं होगी उसके पास. ठीक है, सो 6 स्टेप्स विल बी नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज लिमिटेड टू द 4 ट्रॉपिक लेवल जस्ट बिकॉज ऑफ 10% लो. तो इस 10% लो को आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, एक डायग्राम बना के दिखा सकते हैं, तो ये तो बहुत ही बेहतरीन हो जाए, सोने पे सुहागा हो जाएगा भाई. तो इस क्वेश्चन को आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन अदर पार्ट. ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बता दिया है. और रिप्रेजेंटेशन आपको क्या क्या बतानी है, 10% लो, डायग्राम और अदर प्रोसेस बता सकते हैं. ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान रखना. 3 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है आपके पास. इसका बी पार्ट देखते हैं. गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन. ये 1 मार्क में पुट अप किया हुआ है, बट अगर 2 मार्क्स में आ गया मैं वो भी बता देता हूं. तो भाई सबसे पहले है भाई प्रोड्यूसर, पहले ये चीज समझेंगे. प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर्स, इसमें दोनों आ गए कंज्यूमर्स, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी. ठीक है, उसके बाद आ गए भाई डीकंपोजर्स लास्ट में. ये जो एनर्जी का फ्लो चल रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी चल रहा है, ये एक सीक्वेंस में चल रहा है. ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी यहां से घूम रही है किसी और अदर ऑर्गेनिज्म पे, यहां से किसी और अदर ऑर्गेनिज्म पे, फिर डीकंपोजर पे जा रहा है. नहीं, देयर इज द सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ एनर्जी. तो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो यही इसकी प्रॉपर्टी है भाई. फूड चेन इज स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में चलता है भाई, यानी सीक्वेंशियल एक फ्लो में चलता है. दूसरा, वी कैन कैलकुलेट population crowd and food resources from food chain कि भी किस किस का क्या फूड रिसोर्स है. ठीक है, मेनली जो फूड रिसोर्सेज है वो हम फूड वेब से भी बता सकते हैं, बट यहां पे हम बात कर रहे हैं कि कितनी पॉपुलेशन एक सीक्वेंस में चल रही है. ठीक है, थर्ड वन, देयर इज ओनली 3 to 4 limited trophic level. Fourth one, we can estimate food resource. भाई ये चीजें भी हम प्रोड्यूसर्स पे कितना रिसोर्स मिल रहा है कंज्यूमर्स को, तो ये सारी चीजें हम फूड चेन से एस्टिमेट कर सकते हैं. ठीक है, तो 1 नंबर में पूछा, लेकिन आपको 1 नंबर नहीं भाई, 1 नंबर के क्वेश्चन करके आने हैं. 1 नंबर मतलब पूरे आंसर ऐसे होने चाहिए कि भाई एग्जामिनर खुश हो जाए. ठीक है, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. हर बार भाई घुमा फिरा के घिसा बिठा आ रहा है क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से ये छोड़ना तो नहीं है आपको. एबीसीडी को आइडेंटिफाई करना है, उनके नेम्स राइट करने हैं. सो डायरेक्ट कर लो भाई. ए हमारा क्या है भाई, स्टिग्मा. बट ये ध्यान रखना क्या क्या कंफ्यूजन बच्चे हो सकते हैं, तो कंफ्यूजन को मैं लिख देता हूं. क्या कहा, आप कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूजन कहां से आएगी भाई, आप ए का एरो अंदर की तरफ देख लेंगे भाई यहां पे, और इसका नाम गलत कर देंगे, तो भाई अंदर ये वाला पार्ट आपका एंथर है. ठीक है, दूसरी कंफ्यूजन क्या करेंगे भी आप, पहले इसका नाम देखेंगे. अब ये जो एरो है ये अंदर से है, तो अंदर वाला है पोलन ट्यूब. अगर ये बाहर तक दे दे एरो, यहां तक, सॉरी यहां तक एरो देता है, तो ये आपका भाई स्टाइल हो गया. ठीक है, अब देता है भाई थर्ड, ये हो गया बाहर की तरफ ओवेरी, तो सी हमारा ओवेरी हो गया, फ्लावर का हमारा नहीं. ठीक है, अंदर की तरफ क्या भाई, अंदर की तरफ है भाई, अंदर की तरफ है हमारे ओव्यूल यानी फीमेल गेमेट्स. अच्छा, एक क्वेश्चन में बता देता हूं जो कहां कंफ्यूजन हो सकती है. किसी किसी क्वेश्चन में या सैंपल पेपर्स में हो सकता है डायग्राम की प्रॉब्लम हो सकती है. उन्होंने कुछ ओवेरी को इस पार्ट में दिखा रखा है, ये वाला.
ठीक है, तो इस पार्ट को भी ओवेरी में दिखाया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आपका आता है और दोनों एरो शो किए हो, अंदर के भी और बाहर के भी, तो अंदर वाला तो हमेशा ओव्यूल ही रहेगा, आउटर वाला भाई ये वाला जो बड़े वाला है इसको ओवेरी शो करना है। ठीक है, और कंफ्यूजन क्वेश्चन क्या आएगा भाई, ओवेरी किसमें ग्रो करता है या कन्वर्ट होता है, एंड सेम एज ओव्यूल। सो ओव्यूल भाई आंसर रहेगा, बहुत बार बता चुका हूं भाई मैं, सीड्स के अंदर, और ओवेरी कहां पे जाएगा भाई, फ्रूट के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर क्वेश्चन छोड़ दिया तो छोड़ दिया बस, फिर आप फिर नहीं कुछ हो सकता भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरे आपको वन शॉट के अंदर, पीवाईक्यू सीरीज के अंदर, नोट्स के अंदर सब मिल जाएगा। सारी सीरीज में हर बार बताता हूं ये क्वेश्चन, ये ओवेरी पार्ट फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल सीड में। ठीक है, अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में उन्होंने ऑप्शन दे दिया या केस स्टडी क्वेश्चन दे दिया, तो वहां अगर सीड की बात नहीं करी है तो वो एम्ब्रियो की बात करेगा या फीटस की बात करेगा। फीटस तो ना करेगा, एम्ब्रियो पे बात करेगा, बट 90% चांस है वो सीड के ऊपर ही बात करेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट इसका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स। तो भाई बहुत बार हो चुका है, ठीक है, किस तरीके से होता है ये प्रोसेस, यू नो बेटर। देयर इज द फिलामेंट एंड इन द फिलामेंट देयर इज द मेल रिप्रोडक्टिव gamete, that is anther. This anther fall into the stigma, and when this stigma attract these pollen grains, then this pollen get burst. ये pollen grains burst हो जाते हैं and form pollen tube. ये pollen tube बनाएंगे भाई, ठीक है ना, ये pollen tube गई, this pollen tube reaches to the ovary, और ovary में it meet with the female gates and fertilize the egg, और fertilize the egg, और इस fertilize egg को हम बोल देते हैं भाई zygote, जो फाइनली आपका किस में कन्वर्ट होगा, सीड के अंदर। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं भाई, और पार्ट में क्या दिया हुआ है, द रिडक्शन इन द वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक नंबर में दिया भाई 1 मार्क्स में, the reduction in the weight of an organism is due to the starvation is not genetically controlled। सिंपल सी बात है भाई, आप क्वेश्चन का मत क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी ह्यूमन बीइंग का, लाइक मैं अपनी बात कर लेता हूं, ठीक है, मेरी बात करते हैं तो मैं भूखमरी, वैसे तो होती नहीं है भाई, बहुत खाता हुआ लगता नहीं, अलग बात है, ठीक है, स्टारवेशन की वजह से मेरे वेट में रिडक्शन हो गया, लूज हो गया है, तो क्या हम इसको जेनेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक माय नेक्स्ट प्रोजेनी इज सेम एज लाइक मी विद अ लेस वेट? नो। व्हाई? बिकॉज स्टारवेशन, और यू कैन से weight loss is not inherited, it is acquired trait। किस वजह से हुआ अभी? इट हैपन्स ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट में चेंज की वजह से हुआ है, इट हैपन ड्यू टू change in environment that do not cause change in DNA। इससे डीएनए में कोई चेंज नहीं होगा, so it might be there less weight parent have child with more weight। हो सकता है भाई नेक्स्ट प्रोजेनी हो सकता है वो मोटे मोटे हो, किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन देयर फूड हैबिट्स। बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, मोटे तो होनी है, देयर फूड हैबिट्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, 1 मार्क्स में यार बहुत है यार इतना। बी पार्ट क्या कह रहा है, when does the formation of new species occur? भाई यार हेरिडिटी चैप्टर का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पुट अप किया हुआ है, तो भाई सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि न्यू स्पीसीज कब आती है या न्यू चेंजेस कब आते हैं। तो एक प्रोसेस आपको आता है रेप्लिकेशन, जिसे हम बोलते हैं डीएनए कॉपिंग, डीएनए कॉपिंग। ठीक है, सो आपको इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स
पूरा प्रोसेस बताना है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो ह्यूमन बीइंग में होता है या एनिमल्स में, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल एंड फीमेल gametes fuses where both participate in fusion of their chromosomes का फ्यूजन होगा. ड्यूरिंग दिस कॉपिंग ऑफ दिस क्रोमोसोम्स या डीएनए कॉपिंग some changes occur. During this copying few changes occur in DNA that result to variation in a species. और वेरिएशन जब स्पीसीज में आ जाता है, it leads to origin of new species. ठीक है. अच्छा क्वेश्चन है. वेरिएशन कब आता है भाई? जब डीएनए कॉपी हुआ तो कॉपी के टाइम पे चेंजेस हो गए डीएनए में चेंज हो गया तो वो चेंजेस स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन पे, एंड फाइनली इट लीड्स टू रिजल्ट टू न्यू स्पीसीज का ओरिजिन. चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे भाई. बहुत ही सिंपल है. मतलब इलेक्ट्रिसिटी से यार इतना इजी क्वेश्चन भी आ सकता है, अभी पता नहीं था. एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 2 किलोवाट, यानी 2 किलोवाट की बात कर रहे हैं तो ये पावर दिया होगा आपको, पावर 2 किलोवाट. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट 4 रुपीज किलोवाट आवर. तो कॉस्ट दिया हुआ भाई 1 किलोवाट का, 1 किलोवाट पर आवर का है भाई 4 रुपीज. 4 रुपीज का कॉस्ट है कितने पे भाई? 1 किलोवाट आवर पे. चलो वो कहता है कि व्हाट इज द कॉस्ट यूजिंग ऑफ हीटर फॉर 3 आवर्स, यानी टाइम दे दिया 3 आवर्स. तो टोटल पावर कितनी होगी भाई? टोटल पावर होगी भाई, इतनी पावर थी, कितने टाइम चल रही है? 6. तो टोटल 6 किलोवाट पर आवर. भाई एक का कॉस्ट कितना है? 4 रुपीज. कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इज 4 रुपीज. तो कॉस्ट ऑफ 6 किलोवाट पर आवर का कितना होगा भाई? 4 इंटू 6 24 रुपीज. बहुत बेहतरीन छोटा सा इतना सा क्वेश्चन था. समझ आ गया ना भाई? भाई पावर बता दो पहले, पावर कितनी है, कितने टाइम चला है. तो ये टोटल पावर हमारे पास इतनी आ गई. वो कहता भाई 1 किलोवाट पर आवर का कॉस्ट 4 रुपए, 4 रुपीज. तो 6 का कितना होगा? तो मल्टीप्लाई कर दो. सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन. चलो डिराइव द इक्वेशन फॉर P इज इक्वल टू VI. अच्छा क्वेश्चन है. मतलब अभी तक अगर सैंपल पेपर को देखते हैं ना भाई तो शायद डेरिवेशन बहुत कम पूछ रहा है, लेकिन फिर भी आनी चाहिए. सो वी नो दैट पावर क्या होता है? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. रेट ऑफ डूइंग वर्क, राइट? चलो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, और ये पावर ही हमारी क्या है भाई? एनर्जी स्टोर्ड. अब हमें पता है वी नो V इज इक्वल टू, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेफिनेशन था, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. यहां से अगर हम W की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो इट कम्स आउट टू बी V इंटू Q. ठीक है. इसको हम मान लेते हैं भाई सेकेंड, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट. तो क्या करते हैं भाई? पुट वैल्यू ऑफ W इन फर्स्ट इक्वेशन. तो फर्स्ट में पुट करते हैं तो P क्या आएगी हमारे पास? W की वैल्यू हमारे पास क्या? V इंटू Q बाय T. तो भाई एक छोटा सा वो था भाई इलेक्ट्रिसिटी में, I इज इक्वल टू Q बाय T, V इज इक्वल टू W बाय Q, V इज इक्वल टू IR. ठीक है. ये 3-4 छोटी छोटी स्टेटमेंट है. Q इज इक्वल टू ME. आपके अगर आप इस बार के क्वेश्चन देख रहे हो ना तो सारे के सारे क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं छोटे छोटे से. तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू V Q बाय T. और हमें पता है I इज इक्वल टू Q बाय T होता है भाई. तो हम Q बाय T की जगह I पुट कर देते हैं. नाउ इट कम्स आउट टू बी P इज इक्वल टू VI. हैंस प्रूव्ड.
भाई 2 नंबर में पुटअप किया हुआ है क्वेश्चन ये, ठीक है, एनसीईआरटी पार्ट है, छोटी सी डेरिवेशन है, सिर्फ कंसेप्ट को समझना भी क्या क्या है। पहले पावर की डेफिनेशन से फॉर्मूला बन गया हमारे पास P = W/TU, ठीक है। अब किसी को W का मतलब क्या है, काम, चार्ज, काम करना है, किसके ऊपर काम किया भाई, चार्ज के ऊपर। तो चार्ज के ऊपर जितना काम किया उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से W की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे भाई, ये W की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है, इसको हम पुट कर देंगे भाई यहां पर, तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी। नाउ Q/T क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारा भाई I, तो यहां से फॉर्मूला बन गया हमारा पावर = P = VI। बेहतरीन। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है 13 में। अच्छा 13 क्वेश्चन है, एक 14 और 15 बायोलॉजी का क्वेश्चन है, मैं उसका आंसर आपके लिए जरूर दूंगा, ठीक है। ये आपको पीडीएफ से मिलेगा टेलीग्राम चैनल से, बट वीडियो के ऊपर कमेंट करना तभी मिलेगा आपको, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल हमारा क्या है, केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन, यहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अगर पीडीएफ नहीं सर्च कर रहे यार तो मैं साइड होता रहूंगा बार बार, हर बार हो रहा हूं, जैसे कि स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो क्या है, एक्स वाई जेड आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ द वर्नियर ट्रे, एक्स वाई जेड। एक्स को नाम मत लो सर, अभी टर्म 2 के पेपर आने वाले हैं, बड़ी मुश्किल से फोकस किया है। अरे भाई मैं एलिमेंट एक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट है, वो क्या कह रहा है कि 3 एलिमेंट है डोवर्नियर ट्रेड के हैं, और इफ द एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज 7 एंड जेड इज 39, सो व्हाट विल बी द मास ऑफ वाई, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो भाई डोवर्नियर ट्रेड जिसको याद होगा वो तो कर लेगा, लेकिन सबसे पहला है भाई, होना भी चाहिए याद। सो डोवर्नियर ट्रेड क्या कहता है भाई, द एवरेज और द मीन, ये कह सकते हैं द मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड गिव राइज टू मास ऑफ सेकंड। सो करते हैं भाई सोल्व। सो फर्स्ट एंड थर्ड का मीन लेते हैं, इट्स कम्स आउट टू बी 46/2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सो मास हो गया भाई वाई का 23, ठीक है। और 23 मास अभी कौन सा नंबर होगा, ये होगा भाई हमारा 11 नंबर सोडियम का, ये हमारा सोडियम हो गया, ठीक है, ये पोटेशियम, और ये 7 नंबर हमारा हो गया लिथियम। तो मैंने पूरी शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है हमारे वन शॉट के अंदर भाई, किस तरीके से आपको डोवर्नियर ट्रेड के कम से कम 3 to 4 एग्जांपल कैसे लर्न करने हैं चुटकी बजा के। तो चुटकी बजा के लर्न करने वाली ट्रिक आपको वन शॉट से मिलेगी, ठीक है ना। लीना के पास है कार सफारी, बापू ने कर दिया कलेश, ठीक है, इस तरीके से पूरी, ये 3 एलिमेंट हो गए, ये 3 हो गए, और वहां से चला गया इंडिया छोड़ के फॉरेन में। तो ये सारी टेक्निक मैंने बताई हुई है वन शॉट में, जिसको दिक्कत आती है किसी भी ट्रेड के अंदर कैसे लर्न करना है, कंसेप्ट को कैसे लर्न करना है, वो वन शॉट सीरीज प्लेलिस्ट से देख लेना भाई, पूरा यूजफुल है आपके लिए। चलो अब देखते हैं बी पार्ट में क्या पुटअप किया भाई। एक एलिमेंट एक्स है, फॉर्म है क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2। एक कंपाउंड एक्स है, हमें नहीं पता भाई एक्स कौन सा है, वो क्लोराइड बना रहा है XCl2, which is a solid with a high melting point. X would be the most likely to be in the same group of periodic table as which the following elements. This explain with the suitable reason. भाई क्या कर रहा है, एक कंपाउंड बना है हमारे पास XCl2, XCl2 बना है, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई XCl2 जो बना है वो इनमें से किससे रिजेंबल करता है, किससे रिजेंबल करता है या कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो सबसे पहले 9th क्लास का अगर कंसेप्ट को याद करते हैं भाई हम, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, ठीक है। अब ये वो कंपाउंड आपका कैसे बन रहा है, XCl2 क्रॉस मल्टीप्लाई से बनता है भाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो डेफिनेटली भाई ये वैलेंसी यहां जाएगी और ये वाली वैलेंसी यहां जाएगी, तो डेफिनेटली X की वैलेंसी क्या होगी भाई 2 होगी, ठीक है, तभी आपका XCl2 बना है। तो अब ये देखना है कि आपको इनमें से कौन सा एलिमेंट होगा भाई। सिलिकॉन का नंबर होता है भाई 14, मैग्नीशियम होता है 12, एल्युमिनियम होता है 13 एंड सोडियम होता है 11। कॉन्फ़िगरेशन देख लो भाई, किसके पास 2 वैलेंसी आती है, 284 282, किसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सो इट विल बी सोडियम, ठीक है। ये आपको पूरा आंसर बताना है, एक्सप्लेन करना है किस तरीके से हमने इसको सिलेक्ट करा है। इट विल बी द मैग्नीशियम बिकॉज मैग्नीशियम हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल दैट क्रॉस मल्टीप्लाई विद क्लोरीन टू फॉर्म XCl2। और ये क्या बनेगा भाई, आप ये भी बता सकते, देखो अगर एक्स्ट्रा मार्क्स खींच रहे हैं एग्जामिनर से
सो क्या कर सकते हैं, आंसर में आप अलग से एक लाइन भी लिख सकते हैं, इट विल बी, एक्स विल बी मैग्नीशियम एंड कंपाउंड विल बी मैग्नीशियम क्लोराइड। आप पूरा लिख सकते हैं, जबरदस्त, सुबह अल्लाह, माशाल्लाह। चलो सेक्शन सी देखते हैं भाई। सेक्शन सी में आपके केस स्टडी के 2 क्वेश्चन है, और केस स्टडी में 2 क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 14। डायग्राम पूरा विजिबल होगा आई थिंक आपको, ठीक है। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं एक बार, जहां से अगर नहीं दिख रहा होगा आपको। ये आपका वायर चल रहा है भाई, ठीक है। ये नीचे गैल्वेनोमीटर है आपका, ये गैल्वेनोमीटर है, यहां डिफ्लेक्शन हो रही है, और ये करंट चल रहा है भाई, ठीक है। यहां से भाई ये एरो का मतलब क्या है, इस तरफ मोशन हो रहा है, ये मोशन हो रहा है। चलो ये डायग्राम है आपका। तो यहां से सबसे पहले तो आपको इतना कंसेप्ट समझ आना चाहिए कौन कौन सा लो लगने वाला है यहाँ पे भाई। मैं पूरा डिटेल में, मैंने सैंपल पेपर 1 में भी बताया था आपको कि कौन कौन से लो आपकी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में नहीं है बट वो कंसेप्ट वहीं से आएगा, एक फैराडे का लो और एक लेंज लो, ठीक है। क्वेश्चन रीड करते हैं। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन द विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेटली अभी मैग्नेट जब जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ही लगाएगा। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द प्लेस कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग कंपास निडल। भाई ये जो कंपास निडल है ये मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए लगाया गया है, बिल्कुल सही है भाई। अ कंपास निडल प्लेस नियर द मैग्नेट गेट डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट। भाई जैसे ही मैग्नेट को हम लेके जाते हैं मूविंग टुवर्ड्स दिस कॉइल, ये निडल डिफ्लेक्ट करने लगती है, बिल्कुल सही है भाई। तो अब पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पुट अप किया हुआ यहां से। दोबारा फंडा बता देता हूं, एक मैग्नेट है, मैग्नेट को वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन निडल, सेम एज वी मूव दिस मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, अगेन देयर विल बी द डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। And third case, if we goes on moving this magnet towards and backward toward, यानी to and fro motion करें, then there will be the frequent change in the deflection, left right, लाइक वाइपर होता है ना गाड़ी के, इस तरीके से। ये मैंने आपको बताया था भाई फैराडे के एक्सपेरिमेंट में। सर किसी ने नहीं बताया, अरे भाई वन शॉट देख लेना, कहता तो मैं हर चीज का सोल्यूशन मेरा वन शॉट, ठीक है। आप क्वेश्चन क्या पुट अप करता है देखते हैं। तो क्वेश्चन देख रहे हैं भाई फर्स्ट, What is the name of the effect being produced by the moving magnet? 1 marks का। So moving magnet की वजह से कौन सा होगा भाई? That is electromagnetism। मैग्नेटिज्म, सिंपल सा एक वर्ड में आंसर बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको ये अच्छा नाम रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये अच्छा रहेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? दैट इज इट इज द प्रोसेस ऑफ, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, प्रोड्यूसिंग या इंड्यूसिंग कर लो, इंड्यूसिंग वर्ड ज्यादा अच्छा है। इट इज द मेथड ऑफ इंड्यूसिंग electric current by relative motion of magnet। रिलेटिव मूवमेंट ऑफ मैग्नेट का मतलब है, मोशन का मतलब है कि मैग्नेट का मूवमेंट कर रहा है। अगर आप रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसिंग द करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स कर लो, अच्छा वर्ड है मैग्नेटिक फ्लक्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पुट अप कर रहा है इसमें। स्टेट व्हाट हैपेंस टू द नीडल एज शोन टू द गैल्वेनोमीटर व्हेन द मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल। ये भी 1 मार्क्स में पुट अप किया हुआ भाई। तो भाई एक तरफ लेके जा रहे हैं तब डिफ्लेक्शन हो रही है राइट साइड में। अगर इस मैग्नेट को मैं अवे फ्रॉम द कॉइल लेके चलता हूं तो क्या होगा? द नीडल विल show deflection in opposite direction, in opposite direction। किस वजह से? ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स।
मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है भाई? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस करंट हो जाएगा। ठीक है, चलो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पुट अप करा इसके अंदर ही। इफ दिस मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल एट अ ग्रेटर स्पीड देन द टू चेंजेस दैट यू विल वुड नोटिस इन द गैल्वेनोमीटर। सो भाई क्या होगा? सबसे पहले तो एज वी मूव magnet with to and fro motion then needle get frequently and quickly deflected in both direction। और ये क्यों होगा भाई? दिस हैपन because मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं बट जो एग्जैक्ट वर्ड रहता है इसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा। बिकॉज द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल चेंजेस। अच्छा मैं एक लाइन और बताना चाहूंगा इसमें, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कि यहां से एक क्वेश्चन और क्या बन रहे हैं, मतलब बनता है। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से, अभी एक रोड है, मेरी रोड तो ऐसी है भाई, चलो सीधी बन गई है, लो ये एक रोड है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे वाइंडिंग कर दी है कॉइल्स की, ये कॉइल की वाइंडिंग कर दी है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है की के साथ, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, सोर्स मिल गया है। एंड देयर इज द अनदर कॉइल एसोसिएटेड विद इट ऑन द सेम कोर व्हिच इज कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। सो होगा क्या? व्हेन देयर इज अ चेंज इन द करंट इन दिस देन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड इन द कॉइल 1 चेंजेस। कॉइल 1 के अंदर करंट पास करने से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, एंड ड्यू टू व्हिच द कॉइल इन द एसोसिएटेड विद इट देयर इज आल्सो अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट। तो इस कॉइल 2 में भी भाई चेंज होगा, एंड मैग्नेटिक नीडल जिसे हम कंपास नीडल बोल रहे हैं, इट विल शो डिफ्रैक्शन इन वन डायरेक्शन, ठीक है। जैसे हमने इस करंट को बंद किया, सेम एज मैग्नेटिक फील्ड इन दिस कॉइल चेंजेस ड्यू टू व्हिच मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड इन दिस कॉइल चेंजेस एंड सेम एज इट शो डिफ्लेक्शन, राइट। सो इसको क्या बोलते हैं? ये भी भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, और दो कॉइल एसोसिएटेड होती है तो इसको हम बोल देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, और इस प्रोसेस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। बेहतरीन, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, और लास्ट क्वेश्चन में क्या पुट अप कर रहा है देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिस्ट 3 सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड के 3 सोर्स कौन कौन से हैं? 2 मार्क्स में पुट अप किया हुआ है। तो सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं भाई? पहला सोर्स हो गया भाई टेम्परेरी मैग्नेट, दूसरा हो गया भाई परमानेंट मैग्नेट, एंड थर्ड वन हो गया भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो एक तरीके का टेम्परेरी मैग्नेट ही है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया जिसमें सोर्सेज बताने हैं। फिर कहता है कि व्हाई दिस टू लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। एनसीईआरटी एग्जांपल सब जगह पूछा हुआ है ये, ठीक है। तो टू फील्ड लाइंस क्यों नहीं क्रॉस करती है मैं बता चुका हूं। टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज at the point of intersection there are more pole, or you can say there are more direction which is not possible। समझ रहे हो ना भाई? समझ रहे हो? चलो अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा था 14 क्वेश्चन का बी पार्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, बायोलॉजी पार्ट में आ गए हम, और बायोलॉजी पार्ट में भी एक टेबल है, ध्यान से देखेंगे इसको। पहले सबसे पहले इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सिर्फ आपको रिकॉग्नाइज करना है आंसर्स को। चलो स्टडी द गिवन डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग। तो सबसे पहला भी पेरेंटल प्लांट क्रॉस सीड फर्टिलाइज्ड एंड कलेक्टेड, पहली टेबल ये हमारी फर्स्ट कॉलम। दूसरे में क्या कह रहा है? F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, ठीक है। और ये F2 जनरेशन भी कैसा हुआ? पहले सेल पॉलिनेशन हुआ है F1 के अंदर, ठीक है। पेरेंटल प्लांट में क्या भी मेल प्लांट टोल रहेंगे,
ठीक है, और फीमेल क्या रहेंगे, डाफ रहेंगे, कोई बात नहीं भाई। अच्छा, F1 जनरेशन में क्या हुआ, सीड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि 88 सीड्स सोन किए थे एंड 88 प्लांट्स अपीयर्ड टॉल, यानी सारे के सारे टॉल आ रहे हैं। चलो, अच्छा F2 जनरेशन में क्या हुआ, 88 सीड्स किए थे भाई, ऑब्जर्व किए थे F1 जनरेशन में, F2 में भी सेम है, बट क्या हुआ F2 में क्या निकल के आया भाई, 66 टॉल है एंड 22 शॉर्ट है, यानी डाफ है। ये सिंपल से टेबल दिया हुआ है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पुट अप कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर दिस टाइप ऑफ क्रॉस, जो एक किस टाइप की क्रॉस है भाई, ये है भाई मोनो हाइब्रिड। यहां पे हम मोनो हाइब्रिड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोनो का मतलब क्या है भाई, वन, और हाइब्रिड का मतलब क्या है, देयर इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गिमेट। ठीक है, मेल एंड फीमेल गिमेट का फ्यूजन इन F1 generation. Only one contrasting character are fusing. One contrasting characters are fusing. दूसरे में क्या पुटअप कर रहा है अभी, what does the data for the column marked F1 indicate? F1 के अंदर भी क्या इंडिकेट कर रहा है, सबसे पहले F1 में टोल कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, ठीक है, और सीट्स के बारे में बात करिए। ठीक है, तो 88 सीट्स में से भाई F1 जनरेशन में 88 के 88 टोल है। तो यहां से हमें क्या डेटा मिल रहा है भाई, डेटा ये मिल रहा है कि इन F1 प्रोजेनी टोल कैरेक्टर्स आर डोमिनेंट कैरेक्टर्स, while DAF are not visible, hence it is recessive character। ठीक है, सी पार्ट में क्या पुट अप करता है भाई, एक्सप्रेस द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट प्रोजेनी F1 एंड F2। भाई जीनोटाइप बताने दो, जीनोटाइप की अगर हम बात करते हैं भाई, ठीक है, F1 जनरेशन में, सो F1 जनरेशन में भाई टोल कितने आ रहे हैं भाई, सारे ही टोल है भाई। ठीक है, तो 100% परसेंटेज आ रही है इसकी F1 प्रोजेनी की टोल की। ठीक है, टोल उसके अंदर है। अच्छा, सेकंड ये F1 जनरेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जिसमें हमारे कैपिटल टी और एक स्मॉल टी थे, ये हमारे कंबाइन कर रहे थे, और यहां से हमारे पास जो जनरेशन आ रही है, ये आ रही है टी टी। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जीनोटाइप रेशियो क्या होगी इसकी। अब जीनोटाइप कब बनेगी भाई, जब ये सेल्फ पोलिनेट करेगा, और सेल्फ पोलिनेट करने के बाद हमारे पास ये 4 कैरेक्टर्स आ रहे हैं भाई, और लास्ट है आपका डाफ। ठीक है, तो इसमें टोल कितने हैं भाई, 1 2 3। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, 1 तो कंप्लीट टोल है, 2 मिक्सिंग वाले, और एक ये है हमारे पास डाफ कैरेक्टर। पेरेंट का क्या रहेगा भाई, पेरेंट का 50-50 रहेगा, या देखो यहाँ पे 1:1 रहेगा। ठीक है, कई जगह 1:2 दिया हुआ है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था भाई आपका पूरा सैंपल पेपर कंक्लूडेड इन 1 hour 30 minutes का राउंड। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं भाई, नेक्स्ट पार्ट है जो, उसमें ये बताया गया कि 2 वर्जन्स ऑफ द ट्रेट यानी कैरेक्टर्स आर ब्रॉट इन प्रोजेनी बाय द मेल एंड द फीमेल गिव इट एक्सप्लेन। भाई किस तरीके से 2 कैरेक्टर्स फ्यूजन के टाइम पे आते हैं और वो दोनों कैरेक्टर्स कैसे फ्यूज होते हैं। तो ये चीज मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। ठीक है, पूरा रीजन आपको बताया कि 2 ट्रेट्स मेल से और फीमेल से आपस में फ्यूज होते हैं, कॉपीज बनती है उनकी क्रोमोसोम्स की, और हर पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करता है एक जीन। ये जीन ही डिसाइड करता है नेक्स्ट प्रोजेनी के कैरेक्टर्स। ठीक है, 1 क्रोमोसोम्स फ्रॉम द ईच पेयर, फादर से एंड मदर से, यानी मेल गेमेट आ रहा है क्रोमोसोम्स, और दूसरा आ रहा है फीमेल गेमेट, एंड सेम एज 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम मेल साइड और फ्रॉम फीमेल साइड। चलो भाई, दिस इज ऑल अबाउट योर सैंपल पेपर 3rd। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट उसके लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर ठोक देना, करना नहीं है भाई, ठोकना है, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है भाई करना है। सो मिलते हैं बेटा ब्रेक के बाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और क्या तो रह गया भाई, टेक केयर, बाय बाय।